तो बच्चों आज जो डाउट्स आए हैं मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 58 से आगे के। और इसमें बेटा कई सारे डाउट्स जो है ना बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हल्का सा कंसेप्ट अभी पढ़ा देता हूँ और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके अगले चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा। अगला चैप्टर आपका कौन सा बेटा? रोटेशनल मोशन। जो बेटा सबसे पहले रोटेशन से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले। पॉइंट नंबर 1 आप लोगों को 2 मिनट में बता रहा हूं, वैसे इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है। एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन के अंदर जिस तरह से होता है डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। लीनियर मोशन में होती है वेलोसिटी, तो इन एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोशन यहां होती है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन में होती है इनिशियल वेलोसिटी जिसका सिंबल है u। रोटेशनल में होती है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। लीनियर मोशन में जो काम करता है मास, रोटेशनल मोशन में वो काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में होता है एक्सेलरेशन, तो रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में जो काम करता है फोर्स, रोटेशनल मोशन में वो काम करता है टॉर्क। बेटा अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए मैंने हल्का सा बता दिया आप लोगों को। यदि आपको पूरा क्लास 11 के हिसाब से डिटेल में इसे पढ़ना हो कि क्या मतलब है कंपैरिजन का, तो पूरी वीडियो बनी पड़ी है। अब सुनिए मेरे बेटा, ये लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मास, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तैयार हो जाओ, इसे ध्यान से देख लो क्योंकि इस पर बेस में फॉर्मूले आप लोगों से पूछूंगा और माइक ऑन करके बाय नेम पूछूंगा। बिल्कुल रेडी रहिए। एक्सेलरेशन, उसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह है टॉर्क। जिसे ये बातें मालूम है, जिसे ये कंपैरिजन नोन है, वो किसी भी फॉर्मूले को रोटेशन में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो रोटेशन में v की जगह तो रख दीजिए ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह रख दीजिए थीटा, और टाइम तो टाइम ही है तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। या फिर डिफरेंशियल में वेलोसिटी होती है बेटा ds अपॉन dt, रोटेशनल मोशन में v की जगह ओमेगा, ds की जगह d थीटा और टाइम dt। लीनियर मोशन में बेटा एक्सेलरेशन होता है v माइनस u अपॉन t, या फिर एक्सेलरेशन डिफरेंशियल में होता है dv अपॉन dt। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। स्तुति को ऐड कर लीजिए। है बेटा? स्तुति अच्छा को ऐड। ऐड, ओके 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 कर लिया, थैंक यू बेटा। तो मेरे बेटा जिस तरह से एक्सेलरेशन होता है v माइनस u अपॉन t, रोटेशन में a की जगह आ जाएगा अल्फा, v माइनस u की जगह आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और टाइम तो t है ही। इसी तरह से एक्सेलरेशन dv बाई dt ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt। a की जगह अल्फा, b की जगह ओमेगा। इसके अलावा बेटा जैसे लीनियर मोशन में f होता है ma है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इंटीग्रल एफ डी एस, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। बस मेन आपको ये पता हो किसकी जगह क्या है, तो ये फॉर्मूले आप खुद बता सकते हैं। यदि किसी के अभी तैयार ना हो ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं, देख के बता दो। 2 बार देख के बताओगे, तीसरी बार खुद याद हो जाएगा। तो रेडी हो जाइए, माइक ओपन करके या तो खुद बताइए, नहीं तो मैं बाई नेम सबसे पूछूंगा। ज्यादा से ज्यादा आवाज आनी चाहिए। बोलो एफ इज इक्वल टू एम में फोर्स की जगह क्या आएगा यहाँ पर? आवाज नहीं आई। टॉर्क। टॉर्क। मास के प्लेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए के प्लेस पर अल्फा। अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया बेटा आई अल्फा। इसी तरह से वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा, क्योंकि फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा, या फिर इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा, फोर्स की जगह टॉर्क, डीएस की जगह डी थीटा,
पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो रोटेशन में पावर हो जाएगा टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले बता दिए, रिवाइज करवा दिए, बस वही वाली बात है। यदि 11th में होते तो मैं इस पे और घंटों लगाता, अब नहीं लगाऊंगा, फॉर्मूले तुम्हें कन्वर्ट करने सिखा दिए हैं। अब एंगुलर मोमेंटम से जुड़ी बातें सुनो। जिस तरह से लीनियर मोशन में होता है, यदि बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं तो मोमेंटम इज कंजर्व, उसी तरह से बेटा रोटेशनल मोशन में यदि एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहां पर एंगुलर मोमेंटम से जुड़ी कुछ बातें, एंगुलर मोमेंटम किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैंने 10 वीडियो भेजी थी, यदि आपने पढ़ी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस डिपेंडेंट होता है, यदि एक्सिस बदल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो दरअसल हमारा एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले हैं, एक तो mvr, ये तब लगाना जब लीनियर मोशन हो रहा हो, जैसे m मास v वेलोसिटी से जा रहा है, मैं कहूं एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो बेटा आप बोलोगे mvr, m क्या है, इसका मास तो जा रहा है, v क्या है बेटा, जिस वेलोसिटी से जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है r क्या है। मेरे बेटा एंगुलर मोमेंटम किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। अब यदि मैं कहता हूं एंगुलर मोमेंटम इसके रेस्पेक्ट में बताओ, a के रेस्पेक्ट में, तो a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही r कहेंगे। यदि मैं कहता हूं एंगुलर मोमेंटम a के नहीं b के रेस्पेक्ट में बताओ, तो b से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हो, लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूं c के रेस्पेक्ट में बताओ, तो c से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और मान लो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस a से डाली, तो ये कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू a। क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू a। तो याद रखना, जब कोई लीनियर मोशन में चल रही हो बॉडी, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना mvr। अब आता है बेटा, यदि कोई बॉडी रोटेशन कर रही हो, सर्कुलर मोशन कर रही हो, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। अच्छा, यदि कोई पॉइंट मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो फिर चाहे mvr लगाओ या आई ओमेगा, एक ही बात है। कैसे भाई, मान लो मैंने L इक्वल टू आई ओमेगा लगा दिया, I होता है mr स्क्वायर, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, और ओमेगा होता है v अपॉन r। एक r से r कट गया और रह गया mvr, यानी कि बेटा ये हमारा आ गया। अच्छा, ये mvr फॉर्मूला कहां से आया, क्लास 11th में एक डेरिवेशन है, उसका वीडियो भी मेरे पे बना पड़ा है 1 घंटे का, कि एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन, पोलर एंड जनरल फॉर्म। याद आ जाएगा यदि आप लोगों ने मेरे पास तैयारी करी है, मैंने करवाया था एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन, पोलर और जनरल फॉर्म। तो उसमें जनरल फॉर्म आई थी एंगुलर मोमेंटम की r p sin फाई, जहां फाई जो था r और p के बीच का एंगल था। तो एक बात बताओ, r को तो r, मोमेंटम p को mv, फाई है 90 डिग्री, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है, ये है मोमेंटम और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री एंगल पर होगी। तो साइन फाई हो गया साइन 90, और रह गया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। अब आगे ये सब फॉर्मूले तैयार। अब एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या क्या जान लिया। जब लीनियर मोशन में कोई बॉडी चल रही हो, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ mvr। यदि कहीं पर रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे आई ओमेगा। पॉइंट मास यदि घूम रहा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, mvr चाहे आई ओमेगा। बाकी बेटा कल तो ऑफ रहेगा, मंडे को जब मैं क्लास लूंगा रोटेशनल मोशन की, तो उसमें ये और डिटेल में आएगा। अभी तो मैंने इतना बता दिया जितना इस चैप्टर की एक्सरसाइज पूरी करने के लिए जरूरी है।
अब डाउट्स लेते हैं। सबसे पहला डाउट क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स टू 1/n, तो ड्यूरेशन ऑफ डे विल बिकम अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन ऑफ डे। ये है हमारी अर्थ, मास m, रेडियस r, ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर। जो रोटेशन का टाइम पीरियड है उसी को डे बोलते हैं। जैसे आप कहते हो बेटा हमारा जो डे है वो 24 आवर्स का है, इसका मतलब अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरा करती है, दैट इज द टाइम पीरियड। अब यदि कल को अर्थ श्रिंक हो जाए, मास उतना ही रहे, रेडियस हो जाए r/n, मास वही रहे, तो नया लेंथ ऑफ डे क्या होगा, यानी नया टाइम पीरियड क्या होगा। पुराना टाइम पीरियड है 24 आवर्स, नया टाइम पीरियड को टी डैश कह देता हूं। तो यहां पर बाहर से कोई टॉर्क ना लगाया जाए तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यहां पर कोई लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो आई ओमेगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 स्फीयर है अर्थ 2/5 mr², ओमेगा 1 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ओमेगा 2 पाई बाई टी, और टाइम पीरियड अभी का है 24 आवर्स। आवर्स में ही रख दो। नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², लेकिन r हो गया है r/n, तो r²/n², ओमेगा 2 पाई बाई टी डैश। नया टाइम पीरियड तो निकालना है, जो कट गया वो हट गया। 2/5 m कैंसिल, दोनों साइड से मास तो वही था, r² कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या बचा, ये बचा। इसे सिंप्लीफाई करो तो टाइम पीरियड आ जाएगा 24/n² आवर्स। तो आपने आवर्स में ही टाइम पीरियड रखा है और आवर्स में ही आ गया। मेरे बेटा टॉर्क आप जानते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए बेटा मैंने आपको इस तरह के कम से कम 10 न्यूमेरिकल भेजे हुए हैं वीडियोस में। मैं फिर यही कहूंगा, वीडियो यदि आपने ना देखी हो तो बेटा प्लेलिस्ट ओपन करवा लो, एक बार फिर ओपन कर दूंगा। कल संडे का दिन है, सारे बैच बंद होंगे, आप लोगों के आराम से देख लो। मुझे कैसे पता चला किसने किसने नहीं देखी? जिसने मुझे 60th क्वेश्चन दिया है उसने नहीं देखी, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें काफी डिटेल में बताया गया है। एक रॉड है, ठीक है बेटा, वो कह रहे हैं इस रॉड की लेंथ है L, दो आदमियों ने A और B ने इसे कंधे पे उठा रखा है। ऑब्वियसली इसका वेट है mg, जो कि सेंटर पे है। लाइट चली गई, थोड़ी सी क्वालिटी वीडियो की डाउन आएगी, कोई बात नहीं, देखने में दिक्कत हो तो बता देना। तो ये कह रहे हैं दो आदमियों ने इसे कंधे पर उठा रखा है। ए जो किनारे पर है, ए उसने 1/4 वेट उसके कंधों पर पड़ रहा है। एक आदमी जो किनारे पर है, एंड पर है, 1/4 वेट यानी कि mg/4 उसने उठा रखा है। तो वो पूछ रहे हैं कि बेटा बी जो है वो कहां पर है। मान लो बी यहां पर है, तो उसने ऑब्वियसली 3/4 वेट उठा रखा होगा इसका, लेकिन वो कितनी दूर है, ये एक्स डिस्टेंस बतानी है कि वो ए से कितना दूर है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, पूरी लेंथ रॉड की L है, वेट हमेशा मिड पॉइंट पर होता है, यानी कि बेटा L/2 डिस्टेंस फ्रॉम ए। ए ने 1/4 वेट संभाल रखा है, तो ऑब्वियसली 3/4 वेट इसने संभाल रखा होगा। तो वो कह रहे हैं कि रॉड को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बी की लोकेशन बताओ, बी कितना दूर है। तो एक बात सुन, रॉड को स्टेबल रखने के लिए अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर होने चाहिए, तभी मैंने यहाँ mg/4 था तो यहाँ 3/mg/4 खुद ही लिख दिया, तभी तो दोनों मिलकर के mg को संभालेंगे। अब रॉड घूमनी भी नहीं चाहिए, यदि घूमनी नहीं चाहिए तो इसका मतलब इस पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूं नेट टॉर्क
अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, मैं ए के अबाउट निकाल रहा हूं, नेट टॉर्क अबाउट ए, वो भी 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क हम निकालने की तैयारी शुरू। सबसे पहले फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क अबाउट ए का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से नापी जाएगी। पहला फोर्स mg/4, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, यानी कि इसका तो टॉर्क ही खत्म हो गया। दूसरा फोर्स mg, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। तीसरा फोर्स, यहां पर तीसरा एक और फोर्स है जो बी ने उठा रखा है इसे, वो फोर्स है 3/4 mg, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से x मान रखी है। लेकिन बेटा अब यहां पर क्या होगा, mg/4 का तो टॉर्क भी 0 हो गया, ये जो mg है ये घुमाना चाह रहा है इसको क्लॉकवाइज और 3/4 mg घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों टॉर्क का इफेक्ट अपोजिट है। अब मेरे बेटा यदि दोनों टॉर्क का इफेक्ट अपोजिट है तो आपको एक को प्लस और एक को माइनस लेना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी की, क्लॉकवाइज को प्लस ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, या एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लो, क्लॉकवाइज को माइनस, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपोजिट है। तो मान लो मैंने इसे प्लस ले लिया, इसे माइनस ले लिया, मास एक से ही यूज करूं, सारे हैं ये सेम मास है। अब चलो बेटा ये टॉर्क 0 हो गया, तो इससे क्या होगा, mg l/2 इज इक्वल टू 3/4 mg इंटू x, mg से mg कट गया तो x क्या आ जाएगा, 4/3 l/2 यानी 2l/3 आ जाएगा। यही उन्होंने पूछा था कि b कहाँ है, तो b a से x डिस्टेंस पर था और x की वैल्यू है 2l/3, तो b की लोकेशन है 2l/3 फ्रॉम a। अगला क्वेश्चन बेटा 61, मेरे बेटा 61 न्यूमेरिकल में, हेलो, बोलो बेटा, अच्छा तिवारी। बोल बेटा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बोलो बेटा। सर प्लीज ऐड 1 सेकंड। ओके कर लिया बेटा। अच्छा ये समझ में आ गया टॉर्क वाला कंसेप्ट? हाँ बच्चों, यस सर। हो ना? यस सर। कैसी मरी मरी आवाजों में यस बोलते सर। हैं, जैसे बस जबरदस्ती उठा के बिठा दिया हो, और कईयों की तो आवाज नहीं निकल रही। अब मेरे बेटा 61, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। 61 में क्या कह रहे हैं, ये एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा, सेंटर मास का भी फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी का भी लगेगा। मेरे बेटा ये कह रहे हैं कि एक रॉड है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, यूनिफॉर्म रॉड, लेंथ 6a, मास 8m, रॉड की लेंथ 6a, मास 8m, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ी हुई है। 2 पॉइंट मासेस m एंड 2m, यहां पर एक मास m यहां से आता है 2m, v वेलोसिटी से सेंटर से a डिस्टेंस पर। दूसरा मास m आता है 2v वेलोसिटी से सेंटर से 2a डिस्टेंस पर, और वो कह रहे हैं कि टकरा के स्टिक हो जाते हैं, यानी ये टकरा करके रॉड से चिपक जाते हैं। ये यहां स्टिक हो गया a डिस्टेंस पर 2m, और ये यहां स्टिक हो गया m 2a डिस्टेंस पर, और जब ये स्टिक होते हैं तो ये घूमने लगती है। पहले आप दिमाग में विजुलाइज करो कि ये क्या क्या कह रहे हैं, जरा सोचो। एक रॉड पड़ी हुई है, एक पार्टिकल यहां से आया, एक यहां से आया, टक्कर मार के चिपक गया, तो उसके इंपैक्ट से रॉड घूमेगी। तो हमें ये बताना है कि जब ये रॉड घूमेगी टकराने के बाद, तो इसकी ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, BCM। ये सब बताना है, अभी बता रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है बेटा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या फॉर्मूला है, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो मेरे बेटा पहला मास है m1 इज 2m, वेलोसिटी इज v। दूसरा मास है 8m यानी कि रॉड, वेलोसिटी 0, ये रुका हुआ था टक्कर से पहले। तीसरा मास है m, वेलोसिटी है 2v, ये हो गया m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों लगाया, एक बात बता, ये वाला नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ये तो रुका हुआ था। यदि इसकी वेलोसिटी प्लस लोगे तो इसकी वेलोसिटी माइनस लेनी पड़ेगी, और इसकी वेलोसिटी माइनस लोगे तो इसे प्लस लेना पड़ेगा। कहने का मतलब अपोजिट साइड लेंगे। समझ में आ गया? तो ये आ गया डिवाइडेड बाई, आपके मतलब ये जरूरी नहीं कि इसे ही माइनस लो, आप इसे माइनस इसे प्लस भी ले सकते हो, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सॉल्व करके 0 ही आएगा, आप करके देख लो, 2mv माइनस 2mv 0, 8m इंटू 0, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। तो सेंटर मास की वेलोसिटी 0 रहेगी टक्कर के बाद, यानी सेंटर मास कहीं नहीं हिलने वाला, रॉड घूमेगी भले ही लेकिन लीनियर मोशन नहीं करेगी, लीनियर वेलोसिटी इसकी 0 है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली तीनों का एंगुलर मोमेंटम का सम फाइनली तीनों के एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर होगा। अब मैंने बताया था लीनियर मोशन में mvr और रोटेशनल मोशन में आई ओमेगा। इनिशियली ये लीनियर मोशन कर रहा था mvr, m यानी कि 2m, वेलोसिटी इसकी v, r की वैल्यू a। मैं एंगुलर मोमेंटम जो निकाल रहा हूं अबाउट पॉइंट C निकाल रहा हूं, अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस C से नापी जाएगी। तुम बताओ यदि मैं इसको लाइन ऑफ एक्शन बना दूं पूरा, तो C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो जवाब है A mvr। रॉड में ना लीनियर मोशन था ना रोटेशनल मोशन, 0। अब आइए ये लीनियर मोशन में था, तो mvr, मास है m, वेलोसिटी है 2v, और C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a, ये है इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब कई बच्चे कहेंगे अब ऐड क्यों कर दिया एंगुलर मोमेंटम, मैंने इसका एंगुलर मोमेंटम और इसका एंगुलर मोमेंटम, ये भी प्लस और ये भी प्लस, जबकि एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। पहले ये बता बेटा, अब लीनियर मोशन पे फोकस करना है या रोटेशन पे? रोटेशन के हिसाब से दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं। देख बेटा ये पेन है, अब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर मोशन में यदि दो की डायरेक्शन अपोजिट है तो वन इज प्लस अदर इज माइनस, लेकिन रोटेशनल मोशन के हिसाब से देख, जो यहां पे टकराया और जो यहां पे टकराया, घुमाने के हिसाब से तो दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। ये है, ये यहां से आया टक्कर मारी और ये यहां से गया टक्कर मारी, तो रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाने वाले हैं, और इसीलिए रोटेशनल फॉर्मूले में दोनों को ऐड किया गया। आपको ये देखना पड़ता है लीनियर मोशन में तो रोटेशन का कोई मतलब ही नहीं है, जो नीचे है वो प्लस, ऊपर है माइनस, या ऊपर है प्लस नीचे है माइनस। लेकिन जब आप रोटेशन की बात करते हो तो यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाहें तो दोनों ऐड होंगे, यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहें तो सब्ट्रैक्ट होंगे। चल भाई, तो ये आ गया लीनियर मोशन के कारण mvr, mvr, पहला m है 2m, v है v, r है a। दूसरा m है m, वेलोसिटी है 2v, r है 2a। रॉड में कोई मोशन नहीं है, 0। ये था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब आते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली ये दोनों चिपक गए और सारा सिस्टम घूमने लगा, पूरा सिस्टम। तो फॉर्मूला लगेगा आई ओमेगा। आई किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? जो घूम रहा है। अब घूम कौन रहा है? तीन चीजें,
एक तो मेरे बेटा रॉड घूम रही है और दो पॉइंट मास जो स्टिक हो गए हैं वो भी घूम रहे हैं। तो रॉड सेंटर पे तो फिक्स है क्योंकि सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है। तो एक तो रॉड घूम रही है, तो रॉड का सेंटर के अबाउट होता है 1/12 ml²। m है रॉड का 8m और लेंथ है रॉड की 6a, तो 6a का स्क्वायर यानी कि बेटा 36a²। 1/12 ml², m है 8m, लेंथ है 6a, प्लस दो पॉइंट मास घूम रहे हैं। पॉइंट मास का होता है mr²। तो पहला मास है m जो कि सेंटर से 2a डिस्टेंस पर है, तो वो 2a रेडियस में घूम रहा है। तो mr² यानी m इंटू 2a का स्क्वायर, प्लस एक और पॉइंट मास घूम रहा है 2m, वो सेंटर से a डिस्टेंस पर है तो a रेडियस में घूम रहा है, तो 2m इंटू a²। ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों पॉइंट मासेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेफ्ट हैंड साइड 2 MVA प्लस 4 MVA, 2 MVA 4 MVA यानी कि 6 MVA। राइट हैंड साइड थोड़ा केयरफुली, 12 3 8 3 24 MA² प्लस 2a का होल स्क्वायर 4a² और मास मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 MA² प्लस 2 MA² ओमेगा। तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 6 MVA और राइट हैंड साइड 24 4 28 और 2 30 30 MA² ओमेगा। m से m कट गया, एक a से a कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 6v/30। ठीक बेटा, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में और क्या क्या पूछ रहे हैं, तो ओमेगा पूछ रहे थे, एक a और जाएगा तो ये हमारा आ गया v/5a। यही आंसर दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू v/5a। क्या किया एक बार ये देखो, क्यों किया वो भी देखो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास m1 v1 m2 v2 m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये लीनियर वेलोसिटी की बात चल रही थी। लीनियर के समय रोटेशन में ध्यान रखना, बस जो ऊपर है वो प्लस, जो नीचे है माइनस, या फिर ऊपर है माइनस नीचे है तो प्लस। फिर आया रोटेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो लीनियर मोशन में थे mvr, रोटेशन होता तो आई ओमेगा, रॉड में कोई भी नहीं था। बाद में तो सभी में ही रोटेशन हो गया तो बाद में आई ओमेगा, लेकिन आई किसका, जो घूम रहा है। घूम कौन रहा है, रॉड प्लस दोनों मास। तो रॉड का और दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिया, बाकी तो तुम्हारे सामने मैथमेटिक्स है। तो ओमेगा आ चुका है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आ चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि बाद ये याद रख लेना ओमेगा v/5a, क्योंकि अब आगे करने के लिए मिटा रहा हूं। तो मेरे बेटा ओमेगा आ गया है v/5a। अब वो कह रहे हैं कि बाद की टोटल एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी। मेरे बेटा बाद में एक तो रॉड घूम रही है, मतलब आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। m की जगह ले लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और v की जगह आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब तो आप कर लोगे। आई जैसे पहले निकाला था, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² से निकाल लेना, दोनों पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें ऐड कर देना, जैसे अभी 2 मिनट पहले जो निकाला था वही आएगा, शायद 30 ma² आया था, देख लेना। और ओमेगा को रख देना v/5a, ओमेगा को रख देना v/5a। अभी निकाला था ना एंगुलर वेलोसिटी, तो आई किसका बोल देता हूं, रॉड का 1/12 8m इंटू 6a² प्लस पॉइंट मास का 2m इंटू a² प्लस एक और पॉइंट मास का m इंटू 2a²। ये आई यहां लिखा जाएगा, ओमेगा v/5a सॉल्व कर लेना। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
यदि आपसे पूछें कि टक्कर होते समय कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और निकाल लेना। इनिशियली ये लीनियर मोशन में था, हाफ एम वी स्क्वायर, तो मतलब हाफ इंटू 2m इंटू ई स्क्वायर, प्लस ये लीनियर मोशन में था हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ m इंटू 2d का होल स्क्वायर। इसमें ना लीनियर था ना रोटेशन था, तो 0। अब आपके पास क्या आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों के डिफरेंस से आप निकाल सकते हो लॉस ऑफ एनर्जी, जिससे पता चल जाएगा कितनी एनर्जी इस पूरे प्रोसेस में बेकार गई है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त। और हर बार ये कहता हूं बेटा, एक बार इन्हें जब तक अपने हाथ से ना करके देखो दोबारा, किसी को खत्म या शुरू मत समझो। वीडियो में होने का मतलब ये नहीं कि हो गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद आया है 63। 63 में कह रहे हैं बेटा ये particle is moving in a circle with constant angular velocity, angular momentum is L. यदि radius of the circle is half, angular velocity same, तो angular momentum बताओ। एक particle r radius में घूम रहा था ओमेगा angular velocity से, इसका angular momentum था L। अब वो कह रहे हैं कि यदि रेडियस को आधा कर दिया जाए, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहे, ओमेगा अभी भी उतना ही है, मास भी वही रहे, तो एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें मालूम है एंगुलर मोमेंटम जब रोटेशन में हो रहा हो तो आई ओमेगा, या लेकिन ये पॉइंट मास है तो एमवीआर या आई ओमेगा दोनों चल जाएंगे। तो मैं आई ओमेगा लिख रहा हूं, आई की वैल्यू पॉइंट मास के लिए एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब वो कह रहे हैं ओमेगा दोनों तरफ सेम, मास दोनों तरफ सेम, आर की वैल्यू आधी हो गई, आर की वैल्यू आधी हो गई तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो गई, यानी एंगुलर मोमेंटम पहले का 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65। एक रिंग और डिस्क, रिंग और डिस्क रोल कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से। जितनी वेलोसिटी से ये रोल कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी से ये रोल कर रहा है। यदि रिंग की काइनेटिक एनर्जी 8 जूल है तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहले एक बात बताओ, जब कोई चीज रोल करती है तो उसमें लीनियर और रोटेशनल दोनों एनर्जी होती है। तो रोल के समय की जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है लीनियर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है टोटल एनर्जी। अब मैं ये फॉर्मूला एक बार रिंग पे लगाऊंगा और एक बार डिस्क पे। ध्यान रहे इन्होंने जो दिया हुआ है कि सेम वेलोसिटी से रोल कर रहे हैं। यहां ये है रिंग डिस्क, मास भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, मास भी सेम है वेलोसिटी भी सेम है। तो जरा काइनेटिक एनर्जी रिंग की हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब रिंग का आई होता है एम आर स्क्वायर, ओमेगा होता है वी अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये आ गया एम वी स्क्वायर। ये है रिंग की टोटल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो तो 8 जूल है। तो पहली इक्वेशन आ गई रिंग से। अब आइए डिस्क से। डिस्क की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर, मास इस दोनों का सेम था, वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर में कोई फर्क नहीं, प्लस हाफ। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे बेटा यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर, यानी कि 3/4 एम वी स्क्वायर। पहली इक्वेशन से एम वी स्क्वायर आया था 8, तो दूसरी इक्वेशन में एम वी स्क्वायर को रख दो 8, तो ये 6 जूल आंसर आ गया। यदि रिंग की काइनेटिक एनर्जी 8 जूल है
तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी 6 जूल है। क्वेश्चन नंबर 66 में ये कह रहे हैं टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर, कहीं पे हमने टॉर्क लगाया 100 न्यूटन मीटर, एक्टिंग ऑन अ व्हील एट रेस्ट, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, रोटेट्स 200 रेडियन, एंगल ये 200 रेडियन घूम गया इन 10 सेकेंड, टाइम लगा 10 सेकेंड का। तुमसे कह रहे हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील यानी अल्फा बताना है। चलिए भाई अल्फा भी बता देंगे सबसे पहले, और इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं। पहले एक बात सुन, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह तो दिया नहीं ना, एक बार पहले देख लें। यहाँ पर टॉर्क कितना लगा, रेस्ट पर था, 200 रेडियन घूम गया 10 सेकंड में। अब मेरी बात सुन, यदि लीनियर मोशन में होते तो ओमेगा नॉट की जगह यू होता, थीटा की जगह एस होता, टाइम की जगह टाइम होता और अल्फा की जगह ए होता। ये बताओ तुम्हें ओमेगा नॉट थीटा और टी देके अल्फा पूछ रहे हैं, यदि यू एस और टी देके ए पूछते, यदि यू एस और टी देके ए पूछते तो आप फॉर्मूला लगाते एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि यू एस और टी देके ए पूछते आप तो ये सोचा करो कि लीनियर में ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट। इसी को रोटेशन में बदल दो, एस की जगह थीटा, यू की जगह ओमेगा नॉट, ए की जगह अल्फा। टॉर्क की जरूरत नहीं है, टॉर्क से भी अल्फा तब निकलता है यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तभी मैंने टॉर्क को देखा ही नहीं, मुझे पता चल गया था, मेरे दिमाग में चल रहा था ये यू, ये एस और ये ए निकल पा रहे हैं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट। इसमें थीटा नोन, ओमेगा नॉट नोन, टाइम नोन, यहां भी टाइम नोन, यहां भी टाइम नोन, हाफ तो है ये नोन, अल्फा के अलावा सब पता है तो अल्फा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पहले बोर्ड क्लियर करो। कोई सा दोबारा पूछ रहा हूं, पूछ लेना बेटा। हाँ बेटा, अगला डाउट आया है 67, जिसमें कह रहे हैं ये अ सॉलिड स्फीयर मास 2 kg। मेरे पास है सॉलिड स्फीयर मास 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, रोल्स अप ऑन इंक्लाइन, एक इंक्लाइन के नीचे घूमता हुआ स्फीयर आ गया और ऊपर चढ़ता चला गया। तो पूछ रहे हैं कितनी ऊंचाई तक जाकर के रुकेगा। थीटा की कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, दे रखा है उन्होंने, जरूरत नहीं है। एक बात बता, नीचे की काइनेटिक ऊपर जाके पोटेंशियल में बदल जाएगी तब रुकेगा, तो नीचे की काइनेटिक ऊपर जाके पोटेंशियल में बदल जाएगी, इनिशियल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। अब इनिशियली काइनेटिक कौन सी थी, लीनियर होता तो हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन होता हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहां तो रोलिंग है, रोलिंग का मतलब लीनियर रोटेशन दोनों है तो दोनों जुड़ेंगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh आ गया। अब इसमें क्या करना है, बस आंसर आने वाला है, आई और ओमेगा को जरा पुट करो। आई की वैल्यू सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो एक r स्क्वायर कट के mv स्क्वायर। समझ गए ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई तो रख दो 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर रख दो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कट के 2/5 mv स्क्वायर। अच्छा ऊपर से 2 से 2 कट गया तो ये रह गया
हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर यानी कि 7/10 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ले लो एलसीएम, 7/10 आएगा, m से m कट गया, g की वैल्यू 10 है। ये जो फॉर्मूला है, अब यदि मैं इसमें v रख दूं तो हाइट आ जाएगी, और हाइट रख दूं तो v आ जाएगा। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे थीटा चाहिए ना मुझे मास चाहिए। वेलोसिटी को 10 रख दो, हाइट निकाल दो, वेलोसिटी 10, हाइट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। A balance is made of rigid rod free to rotate about a point not at the center। एक बैलेंस है, तराजू है, लेकिन ये सेंटर पर फिक्स नहीं है। सेंटर से इधर डिस्टेंस अलग है और इधर डिस्टेंस अलग है, ऑब्वियसली ये गलत नापेगा। वो कह रहे हैं हमने कोई मास यहां रखा तो उसे बैलेंस करने के लिए यहां पर जो वेट रखने पड़े वो m1 रखने पड़े। इसे तोल रहे, m को तोल रहे, कायदे में m को तोलने के लिए m वेट रखना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि m को तोलने के लिए m1 रखना पड़ रहा है। इसके बाद क्या किया, वही बैलेंस है x और y। जिस मास को मुझे मेजर करना था उसे मैंने राइट साइड में पहुंचा दिया, और यहां पर वेट रखे। अब यहाँ m2 वेट रखने पड़े। ऑब्वियसली ना m1 सही है ना m2 सही है। एक बात बताओ, सही वेट कब आता है? जब दोनों तरफ की प्राउंड बराबर हो, साइड बराबर हो। m को तोलना था, m1 वेट से बैलेंस हुआ, बैलेंस तो हो गया, स्ट्रेट हो गया, लेकिन m1 वेट से। फिर इसके बाद मैंने m को उठा के यहां रख दिया और उधर वेट रखे, तो अब की बार m2 से। तो वो कह रहे हैं कि बताओ m की सही वैल्यू क्या है, बता दो। पहले बता, इक्विलिब्रियम तो ये भी है और इक्विलिब्रियम ये भी है। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो, तभी तो वो रेस्ट पर आएगी। इधर फोर्स है m1g, इधर फोर्स है mg, इधर फोर्स है mg और इधर फोर्स है m2g। अब मेरे बेटा जरा गौर से देखना, दो टॉर्क बराबर करने हैं, यहां भी यहां भी। ये इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है m1g, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y। यदि फोर्स को एक्सटेंड करो और जो रेफरेंस पॉइंट है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y, ये है टॉर्क। दूसरा टॉर्क mg इंटू x, फोर्स है mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से है x। ये दोनों बराबर हैं तभी तो रुका हुआ है भाई। ये चाह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे mg, m1g चाह रहा है क्लॉकवाइज घूमे। दोनों बराबर हैं तो ना ये क्लॉकवाइज घूम रहा ना एंटी क्लॉकवाइज। ये है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो इधर, दूसरी इक्वेशन में यहां पर बिल्कुल उसी तरह से mg इंटू वाई, mg इंटू वाई इज इक्वल टू m2g इंटू x। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। लॉजिक वही है जो ऊपर बताया था। दोनों को डिवाइड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। m1gy अपॉन mgy, यानी m1 अपॉन m, mgx अपॉन m2gx। तो m अपॉन m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 या m इज इक्वल टू अंडर रूट m1 m2। यही आपका आंसर है। तो यदि आपके पास गलत तराजू हो तो भी सही मास तोल सकते हैं। मेरे पे एक तराजू है, वो सेंटर पे टैप होने की बजाय साइड में है टैप। पहले जिसे तोलना है यहां रखो, यहां वेट रखते चले जाओ। मान लो यहां पे वेट रखे 6 किलो, तब ये बैलेंस हुआ। ये 6 kg हो गया m1। अब आप मास को यहां रख दो जिसे तोलना है और वेट यहां रखो। अब की बार मान लो 8 किलो से बैलेंस हुआ, ये है m2। हमें नहीं पता असली मास कितना है, इधर मास रख के इधर वेट रखे तो 6 kg,
और इधर मास रख के इधर वेट रखे तो 8 kg, तो m1 है 6, m2 है 8, तो बिना परेशानी के कह देना रियल मास है √6 × 8, √48 kg। ये सही तरीका है। अगला क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल आप लोगों का डाउट, क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा, अब क्योंकि मैंने कंसेप्ट काफी सिखा दिए हैं, तो अभी खत्म होते ही आज तो तुम रोटेशन की वीडियो रिवाइज कर लो बेटा। मेरे इतने कहने के बाद भी कुछ बच्चों ने नहीं करी है। जितनी ज्यादा पढ़ लोगे उतना बढ़ेगा। कल सुबह तक मैं तुम्हारे पास अगले चैप्टर की शीट भेज दूंगा क्रैश वाली, वो है रोटेशनल मोशन। पहले 2 बूस्टर थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, पहले 2 बूस्टर के सॉल्व अनसॉल्व कंसेप्चुअल सारे ट्राई करो, और मेरे पास डाउट्स आ जाने चाहिए संडे शाम तक। मंडे को डाउट्स होंगे। ये कह रहे हैं बेटा 2 लूप है P और Q, P और Q सेम वायर से बनाए गए हैं, R1 और R2 रेडियस, सेम वायर से। जैसे मेरे पे तार का बंडल पड़ा है, बंडल में से मैंने पहले छोटा पीस काट करके P लूप बना दिया, उसी बंडल में से बड़ा पीस काट करके मैंने Q लूप बना दिया। तो वो कह रहे हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग बनाए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो I2/I1 यदि 4 है तो R2/R1 क्या है? लास्ट न्यूमेरिकल। यहां बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि सर I = mr², तो I प्रोपोर्शनल टू r²। गलत। I2/I1 4 है, I1 होगा m1 r1², I2 होगा m2 r2²। अब यही ट्विस्ट है। मुझे पता है जब मैंने उसी बंडल में से तार छोड़ ले करके छोटा लूप बनाया, तो उस छोटे लूप में कम तार लगा तो मास भी तो कम होगा। जब उसी बंडल में से बड़ा वायर लेके बड़ा लूप बनाया तो बड़े वायर का मास भी तो ज्यादा होगा, इनके मास भी अलग है। लेट अस कंसीडर कि 1 मीटर वायर का मास m है, 1 मीटर वायर का मास m, 2 मीटर वायर का मास 2m। इसमें कितने मीटर वायर लगा? 2πr1, तो 2πr1 का मास 2πr1m। अब यहां आ जाओ, इसमें कितना वायर लगा? तो जब आएगा 2πr2 तो उसका मास 2πr2m। m क्या था? 1 मीटर वायर का मास। अब क्योंकि एक ही बंडल से लिए हैं तो 1 मीटर वायर का मास यहां और 1 मीटर वायर का मास यहां तो सेम है, तो m से m कट गया, 2π से 2π कट गया, रह गया r2³/r1³ = 4, और r2/r1 = 4 की पावर 1/3। ये आपका आंसर आ चुका है। आ गया इस 70th वाला। तुम्हें मालूम है बेटा, लगभग 2 से 5%, 10% तक वीडियो मैं YouTube पर ओपन करता हूं। आज की वीडियो YouTube पर ओपन जाएगी। आप लोग जो भी कंसेप्ट रिवाइज करना हो, रॉड वाला रिवाइज करना हो, तो मेरे से मांगने की आज जरूरत नहीं, यूट्यूब पर खोलो और देख लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं पता समय कितना हो गया, मेरी शीट पूरी हो गई। होमवर्क बता दिया, आज रोटेशन की वीडियो देखो, खोल दूंगा मैं, बस रिक्वेस्ट भेज देना यदि खुलवानी है। ऐसे जबरदस्ती मैं ओपन कर दूं, आपको पढ़नी ना हो तो कोई बेनिफिट नहीं, तो ओपन कर दूंगा यदि रिक्वेस्ट आती है। सारी वीडियो देख लो, कल को ट्राई करो, नोट्स मिल जाएंगे। बाय बाय।